हमारा आज का जो टॉपिक है वो है 1765 से लेके 1772 के बीच में जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था उससे रिलेटेड। जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हमने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की बात की थी, जहाँ पे ब्रिटिशर्स को पावर, मनी, लैंड, परमानेंट इनकम, पॉलिटिकल कंट्रोल सब कुछ मिल चुका था। लेकिन इसके साथ साथ ही वहाँ पर जो है डुअल गवर्नमेंट सिस्टम भी काम कर रहा था, जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था बंगाल के अंदर। अभी तक देखिए हम लोग दूसरे स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, बंगाल ये अभी तक प्रायोरिटीज़ में चल रहा है 17 के अंदर भी। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है वो ये डुअल सिस्टम स्टार्ट किया था। और इसके अंदर क्या हो रहा था कि दो टाइप्स की जो है वो गवर्नमेंट वहाँ पर चल रही थी बंगाल के अंदर। एक चल रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक थी नवाब्स ऑफ बंगाल की, क्योंकि अभी तक नवाब्स पूरी तरह से वहाँ से हटे नहीं थे। ब्रिटिशर्स की ये प्लानिंग थी कि हम वहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम वहाँ जो है अपना पावर नहीं शो करेंगे, हम पीछे रहेंगे, लेकिन वहीं का जो नवाब है वो हमारा एज अ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि वो एक पपेट रूलर की तरह वहाँ पर काम करेगा। तो ब्रिटिशर्स की यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी थी, यानी ब्रिटिशर्स प्रेजेंट तो थे लेकिन वो बिहाइंड द कर्टेंस थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो दो तरीके के जो राइट्स हैं वो चल रहे थे, जैसे एक दीवानी राइट्स हो गया और एक था निज़ामत राइट्स। देखिए दीवानी जो राइट्स होता है उसमें क्या होता है कि ये मुग़ल एम्परर्स ने जो है ब्रिटिशर्स को ये दे दिया था पावर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मनी और रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जाएगा पीपल से, फार्मर्स से, पीजेंट से, यानी जो भी उनकी अर्निंग होगी वो उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो ब्रिटिशर्स यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। और नवाब्स को क्या मिल गया था, नवाब्स के पास में क्या था, निज़ामत राइट, यानी उनको वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, जस्टिस मेंटेन करना है, पुलिस का जो वर्क है वो, यानी ये काम बहुत नॉर्मल सा था। नवाब्स को लग रहा था कि हमारे पास ये काम बहुत पावर में है, लेकिन अंदर उन्हें ये नहीं पता था कि ब्रिटिशर्स अपने पास में रेवेन्यू कलेक्ट करने के पीछे उनका क्या मकसद था। वो नवाब ये चीज़ समझ नहीं पा रहे थे। तो ये सिस्टम किस तरह से काम करता था कि देखो, कंपनी ने, जैसा हमने कहा था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में, कि कंपनी के पास मैक्सिमम पावर आ चुकी थी, चाहे वो इनकम से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, लैंड से रिलेटेड हो, पॉलिटिकल कंट्रोल हो, ये सब कुछ ब्रिटिशर्स के पास आ चुका था। तो कंपनी क्या है, अब वो रूलर बन चुकी थी, क्योंकि उनके पास क्या है, मनी का कंट्रोल आ चुका था। जिसके पास पैसा होता है उसके पास पावर ऑटोमेटिकली आ जाती है ना। उसके बाद क्या हो गया कि कंपनी जो है वो फार्मर्स और बिजनेसमैन से डायरेक्टली ही पैसा लेना, जो भी टैक्स है, जो भी रेवेन्यू है, उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने बीच के जो मिडल मैन होते थे कि किसी के थ्रू उनके पास इनकम आएगी, वैसा नहीं था। वो डायरेक्टली ही अपना कोई रूल निकालते, अपनी कोई पॉलिसीज़ निकालते, कोई आदेश निकालते, और वहाँ के जो बंगाल के जो बिजनेसमैन हैं, जो पीजेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको ब्रिटिशर्स को पे करना पड़ता। फिर क्या हुआ कि जो नवाब्स हैं उनको लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करना था, लेकिन वो क्या थे, उनके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर या फिर कोई भी डिसीजन लेने का पावर नहीं दिया था ब्रिटिशर्स ने। उन्हें सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव, कठपुतली बना दिया था ब्रिटिशर्स ने नवाब को वहाँ अपना काम करवाने के लिए। क्योंकि मैंने बार बार यही बात मैं बोल रही हूँ कि ब्रिटिशर्स अभी तक पर्दे के पीछे हैं, मेन उनका रोल आगे आएगा, लेकिन अभी तक वो नवाब्स को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर अपना सब काम बंगाल के अंदर निकाल रहे थे। तो नवाब्स के पास लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का राइट तो था, लेकिन वहाँ पर उनके पास पावर नहीं थी। इस वजह से वो ब्रिटिशर्स के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो गए थे। अब क्या हो गया कि अब जो कंपनी है वो अपना फ़ायदा सोचने लगी, क्योंकि उनके पास पैसा आ गया तो वो अपने लोगों का इस्टेब्लिशमेंट करेगी, अपने लोगों के लिए डेवलपमेंट करेगी। तो वहाँ बंगाल के अंदर जो भी लोग हैं उनका उन्होंने वेलफेयर के बारे में सोचना बंद कर दिया, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लोगों के बारे में ही सोचती थी। अच्छा, कुछ भी अगर गलत होता तो वो सीधा नवाब्स के ऊपर ब्लेम डाल देते कि ये नवाब्स की गलती की वजह से, नवाब्स की लापरवाही की, नवाब्स की अनदेखी की वजह से ऐसा कुछ वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका नवाब के ऊपर ब्लेम डाल दिया जाता था। क्योंकि अब नवाब्स के पास पैसा तो था नहीं, तो इस वजह से वो डिपेंड हो गए थे ब्रिटिशर्स पे।
फिर ब्रिटिशर्स को सारा प्रॉफिट मिलता गया। अच्छा, अगर खेती अच्छी हुई है तो भी उसका प्रॉफिट है, किसी बिजनेसमैन का ट्रेड अच्छा हो तो उसका भी प्रॉफिट। तो सारा कुल मिला के जो भी प्रॉफिट है वो सब कुछ किसके पास जा रहा था? ब्रिटिशर्स के पास में। और नवाब के पास में सिर्फ ब्लेम था और कोई भी पावर नहीं थी। अच्छा, ये सिस्टम जो साथ साथ चल रहा था, इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या थी? भाई हर सिस्टम जो चलेगा उसके प्रोज भी है और कॉन्स भी है, तो इसके कॉन्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंफ्यूज हो गया। अच्छा, किसी को प्रॉब्लम है तो वो नवाब के पास जाए अपनी प्रॉब्लम सुनाने या फिर ब्रिटिशर्स के पास जाए। किसी को अगर परमिशन लेनी है तो नवाब से पहले, क्योंकि उनके पास लॉ एंड ऑर्डर है, और पैसे चाहिए तो उधर जाना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी कि एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है और किसके पास हमें अपना काम करवाने जाना चाहिए। फिर जो फार्मर्स हैं वो पुअर होते जा रहे थे, ठीक है। जो पीजेंट्स है वो बिल्कुल गरीबी जैसी स्थिति आ गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स जो हैं वो टैक्स मांग रहे थे। बहुत ज़्यादा पीजेंट से जो है वो रेवेन्यू मांग रहे थे, प्रॉफिट्स मांग रहे थे। इस वजह से वहाँ पर गरीबी के भी संकेत देखने को मिलते हैं। उसके बाद में किसी तरीके का कोई प्रॉपर लॉ या जस्टिस नहीं था उनके लिए। अब फार्मर अगर नवाब के पास जा रहा है तो कह रहा है तुमने ही तो ब्रिटिशर्स को दिया है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो बेचारा जो पे कर रहा है उसके पास तो कोई प्रॉपर प्लेस ही नहीं है जहाँ पे वो अपनी बात रख सके, जहाँ पे वो अपनी प्रॉब्लम रख सके। फिर जो कंपनी ऑफिशियल्स हैं वो जो वहाँ पर जो कंपनी ऑफिशियल्स लगे थे वो भी करप्ट हो गए। उनको लगा अरे वाह, हम जैसे चाहे, जैसी मर्जी चाहे, जितना चाहे टैक्स ले सकते हैं, रेवेन्यू ले सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इस दौरान कंपनी के बीच में जो है लोग, कंपनी के ही लोग अपना पर्सनल प्रॉफिट देखते। तो जैसे कोई एक कंपनी का वहाँ पर हेड आया, उसने 100 रुपये मांग लिए, कोई दूसरा आया तो उसने 500 मांग लिए। तो इस तरह से क्या है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई। ज़्यादा रेवेन्यू पाने के लालच में, ज़्यादा प्रॉफिट पाने के चक्कर में जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो भी करप्ट होने लग गए थे। और प्रॉब्लम्स क्या आती है कि यहाँ पर पब्लिक वेलफेयर की कोई बात हो नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ पैसे की ही बात हो रही कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोगों से कैसे लिया जाए। और ये कौन कर रहा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर 1770 के अंदर इतना ज़्यादा भयानक, इतना ज़्यादा दर्दनाक फेमाइन आया था। फेमाइन यानी अकाल। तो उस अकाल के अंदर बहुत सारे फार्मर्स, बहुत सारे पीजेंट्स, बिजनेसमैन तक को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। लेकिन कंपनी सिर्फ पैसे के बारे में सोच रही थी, उनकी इन सभी लोगों की स्थिति के बारे में, लोगों की, वहाँ की पब्लिक के बारे में वो नहीं सोच रहे थे। 1/3 ऑफ पॉपुलेशन उस फेमाइन के अंदर मर चुकी थी। अब भूखमरी होगी, अकाल पड़ेगा तो सारे के सारे लोग परेशान होंगे ही ना। एक तो पैसा भी देना, ऊपर से अपनी ज़मीन के ऊपर से कंट्रोल भी खो देना, कोई किसी तरीके का पावर नहीं, कोई लॉ नहीं, कोई जस्टिस नहीं। तो इस वजह से वहाँ की पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर क्या हुआ, वहाँ पर एक वॉरेन हेस्टिंग नाम का वहाँ पर एक गवर्नर आया बंगाल के अंदर। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ही था। तो उसने ये देखा कि ये सिस्टम तो बहुत ख़राब सिस्टम है, इसका कुछ भी पर्टिकुलर, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ना ये सिस्टमेटिक है और ना ही ये लॉन्ग टर्म इसकी रिलायबिलिटी है। तो 1772 के अंदर उस डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को एंड किया गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग ने। और उसने क्या किया, उसने कंपनी को डायरेक्ट रूलर बना दिया। अब वहाँ पर नवाब्स का कोई भी रोल नहीं था। तो बंगाल इसके टाइम पर, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर, बंगाल जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया था ब्रिटिशर्स के। तो अब कंपनी के पास पैसा भी था और पावर भी। अब मुग़ल एम्परर्स जो उस टाइम एग्जिस्ट कर रहे थे और जो नवाब्स वहाँ पर अपॉइंटेड थे वो भी हेल्पलेस हो गए, पावरलेस हो गए और उनका अब कुछ भी वहाँ पर रोल नहीं था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिफॉर्म्स ऑफ वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।